नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा सेंट्रल बैंक का, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी की जो रिजर्व्स हैं उनका कस्टोडियन है। यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी कंट्री में विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है या जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से जाता है, सबका जो रिकॉर्ड है वो आरबीआई के पास होता है। All the transactions of foreign exchange are routed through RBI। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए जो फॉरेन करेंसीज हैं, फॉरेन एक्सचेंज हैं, उनको कन्वर्ट तो करते हैं दूसरी कंट्रीज की करेंसी में। वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की सेल और परचेज तो करते हैं, लेकिन जो आरबीआई है वो कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। जितनी भी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं सबका रिकॉर्ड आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग भी करता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग मीन्स, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोटिंग कि वैसे तो हमारी कंट्री में जो भी एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होता है वो होता है डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के थ्रू। फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट, दोनों में डिफरेंस है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन करेंसी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स कि फॉरेन की एक करेंसी खरीदने के लिए हम अपनी करेंसी की कितनी यूनिट्स पे कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी कि फॉर एग्जांपल अगर हम डॉलर की बात करें तो $1 परचेज करने के लिए अगर हम 73 रुपीज, हमारे इंडियन जो करेंसी है 73 रुपीज पे कर रहे हैं, तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि किसी भी दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। तो किसी भी दूसरी कंट्री की करेंसी खरीदने के लिए, यानी कि फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए हम अपनी करेंसी की कितनी यूनिट्स पे करते हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो वैसे तो जो ये रेट है कि फॉर एग्जांपल $1 परचेज करने के लिए हम 73 या हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम 60 रुपीज पे कर रहे हैं या 70 रुपीज पे कर रहे हैं, तो जो ये रेट है ये कैसे डिटरमाइन होता है? तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट है इट इज डिटरमाइंड foreign exchange rate is determined by demand and supply. Demand and supply of foreign exchange in international money market. कि वैसे तो हमारा जो
एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर हम शो करते हैं क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, और ये हमारा y एक्सिस है। y एक्सिस पे हम शो करते हैं एक्सचेंज रेट। ये हमारा है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व किसका? फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का। हमें पता है कि जो भी डिमांड कर्व है उसका नेगेटिव स्लोप होता है, यानी कि एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी में नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसे प्राइस और डिमांड में होता है कि अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करते हैं, और अगर एक्सचेंज रेट कम है तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करते हैं। ऐसे ही जो फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व है उसका पॉजिटिव स्लोप होता है। ये सप्लाई कर्व है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का। तो जैसे प्राइस और जो सप्लाई है उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, वैसे ही एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में भी पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी ज्यादा होती है। तो ये हमारा फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व है और ये फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व है। अब जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को जब हम एक्सचेंज रेट से मिला दें तो ये हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं 70 और फॉरेन करेंसी हम अज्यूम कर लेते हैं कि $1 के लिए, आप कोई भी करेंसी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि $1 खरीदने के लिए और हम कितने हमारी इंडियन रुपीस पे करेंगे? 70। और ये कैसे डिटरमाइन हुआ? जहां पे भी सप्लाई और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, जहां पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो इसको जब हम एक्सचेंज रेट इस y एक्सिस से मिलाएंगे तो जहां भी ये कट करेगा वहीं हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये तो है फ्लोटिंग, ये है फ्लोटिंग कि जो सेंट्रल बैंक है वो मैनेज फ्लोटिंग भी करता है, यानी कि जो फ्लोट रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, जो हमारा डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन हो रहा है, उसको वो कभी कभी मैनेज करता है, यानी कि जानबूझ के कभी एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर देता है और कभी जानबूझ के एक्सचेंज रेट को डिक्रीज कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल तो ये तो हमारा मीनिंग था फ्लोटिंग, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पे ये कट करेंगे उसको हम एक्सचेंज रेट से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया एक फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए हम अपने कितने इंडियन रुपीस पे कर रहे हैं। वो अलग अलग जो फॉरेन करेंसीज हैं उनके लिए अलग अलग रेट फिक्स होता है। ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं हमने यहाँ पे $US को अज्यूम किया है। अब मैनेज्ड कि सेंट्रल बैंक उसको मैनेज कैसे करता है? अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि एक जो $US है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक $US हमें पहले मिल रहा था 60 रुपीज में और अब हमारा जो एक्सचेंज रेट है यानी कि एक $US हमें मिल रहा है 70 रुपीज में। तो पहले हमें $1 60 रुपीज में मिल रहा था और अब किस में मिल रहा है? 70 रुपीज में। तो इट मीन्स हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है
उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल हो रही है, क्योंकि वही $1 पहले हमें 60 रुपीज में मिल रहा था और वही $1 अब हमें 70 रुपीज में मिल रहा है, यानी कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है। यानी कि डेप्रिशिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू तो डाउन हो रही है, क्योंकि पहले $1 हमें 60 का मिल रहा था, अब 70 रुपीज का मिल रहा है, तो $1 हमारे लिए महंगा हो गया। यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, फॉल हो रही है। इट मींस हम कहेंगे कि हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो इससे हमें तो नुकसान है, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे लिए जो हम इंपोर्ट करेंगे या हम बाहर घूमने जाएंगे या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे या हम दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए महंगा हो जाएगा। तो जो भी हम इंपोर्ट करेंगे, पहले हम जिस $1 के बदले में 60 रुपीज पे कर रहे थे, उसी $1 के बदले में अब हम 70 रुपीज पे करेंगे, तो यानी कि हमारे लिए जो इंपोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे, तो हमारे जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएंगे। लेकिन फॉरेनर्स को फायदा होगा, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पहले यूएस वालों को $1 के बदले में 60 रुपीज का सामान मिल रहा था और अब उनको $1 के बदले में 70 रुपीज का सामान मिलेगा। तो अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, यानी कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए, एक्सचेंज रेट तो इंक्रीज हो रहा है 60 से 70, तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है और जो फॉरेन की करेंसी है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, उनको फायदा हो रहा है फॉरेन वालों को। तो इसलिए कभी कभी जो सेंट्रल बैंक है वो जानबूझ के या तो हमारे एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है और कभी कभी हमारे एक्सचेंज रेट को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। हमारा एक्सचेंज रेट पहले 60 था, लेकिन अब धीरे धीरे वो इंक्रीज होके हो गया 80। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो 60 से 80 हो जाए तो इट मींस हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है और डेप्रिशिएशन का हमारे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा और हमारे जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें इंपोर्ट करना महंगा पड़ेगा। तो अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन हम इंपोर्ट भी तो करते हैं, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है या जो न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इंपोर्ट बिल हमारे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि जो हमारी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा था वो धीरे 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 करके अप्रिशिएट होना शुरू हो जाए। और ऐसे ही अगर हमारी करेंसी, अगर मैं कहूं कि पहले जो एक्सचेंज रेट है वो 70 था और अब 60 हो गया, तो एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो अब हमें तो फायदा है, क्योंकि हम $1 के बदले में 1 US
डॉलर के बदले में पहले हम 70 रुपीज पे कर रहे थे और अब हम उसी डॉलर के बदले में 60 रुपीज पे करेंगे, तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो अप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है। तो एप्रिशिएशन का हमारे एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? एप्रिशिएशन की वजह से, ये तो है डेप्रिशिएशन कि हमारी पहले एक्सचेंज रेट 60 था और अब 80 हो गया, तो ये इसको हम कहेंगे डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और इससे हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और इंपोर्ट डिक्रीज होंगे। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि पहले जो एक्सचेंज रेट था वो 70 था, लेकिन अब रेट कम हो गए 60 हो गया है, तो यानी कि पहले एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए हम 70 रुपीज पे कर रहे थे और अब हम 60 रुपीज पे कर रहे हैं एक यूएस डॉलर के लिए। तो इसका हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा? अब पहले हम एक डॉलर के बदले में 70 रुपीज दे रहे थे और अब हम 60 पे कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो तो हमारे कम हो जाएंगे, तो हमारे जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर सस्ती होती है तो हम ज्यादा परचेज करते हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि अब फॉरेनर्स को नुकसान है। पहले उनको एक डॉलर के बदले में 70 रुपीज मिल रहे थे और अब उनको एक डॉलर के बदले में 60 रुपीज मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैनेज फ्लोटिंग मीन्स कि वैसे तो जो एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, बट sometimes central bank intervene to manage the exchange rate so that it doesn't slip out of desired limit by buying and selling of foreign currency in international money market। तो मैनेज फ्लोटिंग मीन्स कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू, लेकिन अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है कि पहले 60 थी और अब 80 हो गई, तो इस केस में हमारे एक्सपोर्ट तो इंक्रीज होंगे लेकिन हमारे इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाएंगे, हमारे लिए इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम डिफेंस इक्विपमेंट या नई टेक्नोलॉजी जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो इस केस में अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, एक्सचेंज रेट अगर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में सेंट्रल बैंक जानबूझ के जो फॉरेन करेंसी है उसको मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है, यानी कि सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। और सप्लाई को अगर इंक्रीज कर दे तो ये है हमारा डिमांड और ये है हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब जब सप्लाई इंक्रीज होगी, तो जब हम डिमांड या सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो राइट साइड और डिक्रीज करते हैं तो लेफ्ट साइड। तो जब सेंट्रल बैंक जानबूझ के और फॉरेन करेंसी को इंटरनेशनल मनी मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये जो सप्लाई है ये आर्टिफिशियल है, सेंट्रल बैंक जानबूझ के सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है ताकि एक्सचेंज रेट जो 60 से 80 हो गई वो धीरे धीरे करके कम हो जाए। तो इसीलिए ये पहले तो एक्सचेंज रेट ये है, फॉर एग्जांपल कि 80 है
अब क्योंकि सेंट्रल बैंक ने फॉरेन करेंसी को मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया तो उससे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और ये हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। और अब अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे जहां पे डिमांड कर्व तो वही का वही है, लेकिन सप्लाई इंक्रीज होगी तो नया जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है ये वाला। और इस पॉइंट को अगर हम यहाँ ये मिला दें तो आप ध्यान से देखें कि पहले तो एक्सचेंज रेट ये था ये वाला, लेकिन अब जो नया सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को यहाँ से कट कर रहा है तो हमने इसको एक्सचेंज रेट से मिला दिया वाई एक्सिस से, तो ये एक्सचेंज रेट डाउन आ गया। तो इसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, कि वैसे तो जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन हो रहा है डिमांड और सप्लाई के थ्रू, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक जानबूझ के जो हमारी एक्सचेंज रेट है उसको डाउन करना चाहे तो वो फॉरेन करेंसी को मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा, यानी कि सप्लाई, आर्टिफिशियल सप्लाई इंक्रीज कर देगा जानबूझ के, और उसकी वजह से हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे और ये फॉर एग्जांपल 80 से 60 हो गए। इसको हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग, कि जब जानबूझ के सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है टू मैनेज द फ्लोट रेट, कि या तो उसको कम करना चाहेगा तो सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, मार्केट में फॉरेन करेंसी को सेल करना शुरू कर देगा, और अगर हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो रही है, कि फॉर एग्जांपल पहले 80 थी अब धीरे धीरे करके वो 60 हो गई, तो इससे हमें तो फायदा है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हमारे जो इंपोर्ट है वो हमें इंपोर्ट बिल हमारे कम हो जाएंगे तो हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से हमारे यहाँ पे फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है वो कम हो जाएगा। और फॉरेन करेंसी किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फॉरेन हम किसी भी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहें या इंपोर्ट करना चाहें तो उस केस में हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारी करेंसी की वैल्यू यानी कि एक्सचेंज रेट अगर बहुत ज्यादा डाउन आ जाए तो उस केस में भी जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरफेयर करता है और एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, कि पहले 60 है ये धीरे धीरे करके 70-75 पे आ जाए, क्योंकि एक्सचेंज रेट जितना इंक्रीज होगा उतने ही ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। तो एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में फॉरेन करेंसी को खरीदना शुरू कर देगा, बाय करना शुरू कर देगा, यानी कि डिमांड इंक्रीज कर देगा। डिमांड इंक्रीज करने का मतलब ये हमारा डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसी का, ये सप्लाई कर्व है फॉरेन करेंसी का, और ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है 60। अब क्योंकि एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा डाउन है तो इस केस में हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज नहीं होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेनर्स को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक जानबूझ के इसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में फॉरेन करेंसी को खरीदना शुरू कर देता है, यानी कि डिमांड को इंक्रीज कर देता है, आर्टिफिशियल डिमांड इंक्रीज कर देता है। अपने आप डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही मार्केट में, सेंट्रल बैंक जानबूझ के फॉरेन करेंसी को खरीदना शुरू कर देता है, यानी कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज करेंगे तो वही जब इंक्रीज होता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइट साइड में, तो राइट साइड में हमने शिफ्ट कर दिया ये D1। और अब अगर हम देखें तो ये सप्लाई कर्व को जो नया डिमांड कर्व है ये कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम वाई एक्सिस से मिलाते हैं तो ये हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो गया। वैसे तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में ऑटोमेटिक भी डिमांड कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, कभी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, कभी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जब सेंट्रल बैंक जानबूझ के आर्टिफिशियल डिमांड या सप्लाई को इफेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड
फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम कह तो ये रहे हैं कि जो भी एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन हो रहा है डिमांड और सप्लाई के थ्रू, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो जानबूझ के इंटरफेयर करता है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करता है या आर्टिफिशियल सप्लाई को इंक्रीज कर देता है ताकि एक्सचेंज रेट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके। तो जो मैनेज मीन्स बट समटाइम्स सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है टू मैनेज द एक्सचेंज रेट सो दैट इट डजंट स्लिप आउट ऑफ डिजायर्ड लिमिट, कि जो एक्सचेंज रेट है वो ना तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो और ना ही बहुत ज्यादा डिक्रीज हो। और ऐसा वो कैसे करता है? बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट, कि जानबूझ के या तो फॉरेन सिक्योरिटी को, फॉरेन करेंसी को खरीदना शुरू कर देता है जिससे डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा, या फिर जानबूझ के सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, फॉरेन करेंसी को मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से आर्टिफिशियल जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है और एक्सचेंज रेट डाउन आ जाता है। तो ये सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है इसको हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि जो सेंट्रल बैंक है वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट आल्सो डज मैनेज्ड फ्लोटिंग। और मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है कि वैसे तो एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग मींस कि एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट, बट मैनेज्ड मींस बट जो सेंट्रल बैंक है समटाइम्स इंटरफेयर टू मैनेज द फ्लोट rate by buying and selling of foreign currency so that it doesn't slip out of desired limit, ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो हमारी करेंसी की वैल्यू और ना ही बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो।